झारखंड के पाकुर जिले में मंगलापरा नाम का एक गांव पड़ता है और इसी गांव के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर निर्मल भाई बताते हैं कि 26 दिसंबर 2024 को इनके गांव के काली माता मंदिर में एक पूजा का आयोजन किया गया था और इस पूजा में रात के 12 बजे बकरे की बलि देने की प्रथा है। इसी सिलसिले में निर्मल अपने कजन भाई और एक भांजे के साथ अपने घर से बकरा लेके उस मंदिर पर गए हुए थे। रात के 12 बजे माँ काली को बकरे की बलि दे दी गई और उसके बाद बकरे का सर वहीं मंदिर के पास छोड़ के उसका बाकी हिस्सा एक बोरी में भरकर ये तीनों घर लेके वापस आ रहे थे। और भाई साहब जो फिर इनके साथ हुआ ना, मतलब उसे सुनने के बाद आज आपके शरीर में एक जबरदस्त ठंडी लहर दौड़ने वाली है। बहुत अलग तरीके की कहानियां, मजा आएगा एकदम। इस आप बीती को मेरे साथ खुद निर्मल भाई ने शेयर किया है, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। निर्मल बताते हैं कि अभी इनकी उम्र 18 साल है, पर जब ये 4 साल के थे तब से ही इनके मम्मी पापा ने इनको अपनी नानी के घर पर छोड़ दिया था। ये टोटल 3 भाई बहन है, जिसमें निर्मल सबसे छोटे हैं। निर्मल के मम्मी पापा झारखंड के साहेबगंज जिले में एक जगह पड़ती है कोटल पोखर गांव, इसी गांव में रहते हैं। और निर्मल बचपन से ही अपने नानी के गांव मंगलापाड़ा में रह रहे हैं। आई होप आपको अभी कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया होगा। ये बताते हैं कि दिसंबर महीने के अंदर इनके नानी के गांव में एक काली पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसे पुष काली बोलते हैं। अब 2024 में जिस साल की ये घटना है, उस साल ये पूजा पड़ती है 26 दिसंबर को। तो ये पूजा अटेंड करने निर्मल के मम्मी पापा और अपने सगे भाई बहन भी कोटल पोखर गाँव से इनके नानी के गाँव पर आए हुए थे। अब जैसे मैंने बता रखा था कि उस पूजा में बकरे की बलि देने की प्रथा है। शाम के टाइम जब पूजा की विधि खत्म हो गई, तब धीरे धीरे लोग मंदिर पे से अपने घर को वापस जाने लगे। अब यहाँ गांव के कई लोग अपना अपना बकरा लेके मंदिर पर पहुंचे हुए थे। अब एक एक करके सबने अपने बकरे की बलि चढ़ाई और सब वापस अपने घर की ओर आ गए। अब इस टाइम पर रात के करीब 12 बज चुके थे। तो अभी इस टाइम पर मंदिर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, निर्मल, उनके मामा का एक लड़का कृष्णा और निर्मल का एक भांजा पवन। इन लोगों को अपने बकरे की बलि दे के वापस घर आना था। और जो इनके मम्मी पापा और नानी थे, ये लोग पहले ही घर वापस आ चुके थे। जैसे ही पूजा खत्म हुई थी, निर्मल ने इनको घर वापस भेज दिया था कि पूजा तो खत्म हो गई, अभी आप ये बलि वली देख के क्या करेंगे। अब फाइनली प्रथा के अनुसार ये लोग बकरे का सर काटते हैं। सर वहीं पर माता रानी को चढ़ाया जाता है और फिर जो उसका बाकी का हिस्सा था उसे एक बोरी में पैक करके ये लोग वापस मंदिर से घर की तरफ बढ़ चुके थे। अब एक चीज समझना कि मंदिर से घर आने के 2 रास्ते हैं। अभी जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो वो छोटा वाला रास्ता है, उसका डिस्टेंस मंदिर से नानी के घर का 1 किलोमीटर है और इस रास्ते पर कोई लोग नहीं रहते। यहाँ पर माइंस बने हुए हैं, जैसे खदानें होती हैं, और उसके अलावा पहाड़ के छोटे छोटे टीले थे। जो दूसरा वाला रास्ता है, उसमें ऐसा सीन है कि कुछ सेगमेंट में घर हैं और फिर उसके बाद बांस के बड़े बड़े पेड़, फिर से घर और फिर से बांस के जंगल, इस तरीके से। पर ये बांस और घर वाला रास्ता थोड़ा लंबा है, जिसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर पड़ता है। एक चीज और समझना कि जो इसके नानी का घर है ना, ये गांव का सबसे आखिरी घर है। इसके बाद से आगे की तरफ कोई घर ही नहीं है, कच्चे रास्ते और जंगल है सिर्फ। अच्छा, जो इस काली माता मंदिर के पुजारी हैं, वो इनके फैमिली से बहुत पुराना ताल्लुक रखते हैं। तो जब भी लेट नाइट ऐसा कुछ पूजा होता, तो ये ना अक्सर क्या करते कि चाबी वगैरह निर्मल के घर वालों को ही दे देते कि आप लोग मंदिर में ताला वाला मार दीजिएगा, कुछ मतलब साफ सफाई करना वो सब कर दीजिएगा। तो ये सब करते कुराते इनको रात के 1 बज जाते हैं। गांव के बाकी लोग तो अपना अपना बकरा लेके वापस आ चुके थे, पर यहाँ निर्मल, उसके कजन भाई और भांजे को ये मंदिर का गेट वेट लॉक करते करते रात के 1 बज जाते हैं। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इतनी रात को अब कौन वो लंबा वाला रास्ता लेगा 2 किलोमीटर वाला। वो जो खदान वाला रोड है वो शॉर्ट पड़ेगा, उसी से चलते हैं घर। अब उस रास्ते पर कुछ दूर चलने के बाद निर्मल को प्यास लगती है। इसे थोड़ी दूर पर एक चापाकल दिखाई देता है, तो ये चल के जाता है चापाकल के पास। और जो कृष्णा लड़का था, उसने बकरे की बोरी पकड़ी हुई थी। निर्मल बोलता है कृष्णा को कि भाई थोड़ा आके कल चला देना, मैं ऐसे कैसे चला के पीऊंगा। तब निर्मल वो बकरे की बोरी वहीं पे रख देता है। उसने पवन को बोला कि ये बोरी देखते रहना, मैं उसको पानी पिला के आता हूँ। अब कृष्णा वहाँ खड़े होकर चापाकल चला रहा था और निर्मल चुपचाप पानी पी रहा था। अभी इस टाइम पर पवन और उस कल की दूरी कोई 40-50 मीटर थी। और जो पवन लड़का था ना, ये थोड़ा सा डरपोक किस्म का है। अब उस बकरे की बोरी के पास अकेले खड़े रहने में से डर लग रहा था, तो चुपचाप बोरी छोड़ के इनके पास आ जाता है, जहाँ पर ये लोग कल पे पानी पी रहे थे। निर्मल बोलता है कि अरे बकरे को वैसे ही छोड़ के आ गया क्या तू? अब पवन बोलता है ये कौन लेके जाएगा, मेरे को भी पानी पीना है। ये तीनों बारी बारी करके उस चापाकल से पानी पीते हैं और पानी पी के फिर ये लोग वापस उसी जगह पर आ गए जहाँ पर वो बकरे की बोरी रखी हुई थी। अब जब ये लोग वहाँ पहुंचे ना, तो ये देखते हैं कि वो जो बकरा है वो बोरी से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। पर इन्हें बहुत अच्छे से याद था कि भाई हमने तो बहुत प्रॉपर तरीके से उसको पैक कर रखा था बोरी में।
और इसी बीच अचानक निर्मल की नजर बकरे की टांग पे जाती है। ये देखता है कि उस बकरे का एक टांग गायब है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने टांग उसके शरीर से एकदम उखाड़ के अलग कर दिया। भैया निर्मल बोलता है कि मरीज का एक टांग कहाँ गया। अब ये लाइन सुन के बाकी दोनों भी बकरे की तरफ देखते हैं और जो पवन लड़का था उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। अब यहाँ निर्मल और कृष्णा के अंदर भी डर तो बैठ गया था, पर ये लोग उसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहते थे कि पवन कहीं और ज्यादा ना डर जाए। ये लोग फटाफट बकरे को वापस बोरी में डालते हैं और उसे लेके सीधा अपने घर पहुंच गए। इनके घर के आंगन में एक कुआं बना हुआ है। ये लोग बकरे को अच्छे से ढक कर वहीं कुएं के पास रखते हैं और फिर कमरे के अंदर चले जाते हैं सोने के लिए। अभी रात के करीब 3:30 बजे निर्मल की अचानक नींद खुलती है। इसे टॉयलेट जाना था। अब जैसे इसकी नींद खुली भाई, वो पूरा रोड वाला और बकरे वाला सीन इसके सामने आ गया। अब ये डर तो रहा था, पर जैसे तैसे हिम्मत करके कमरे से बाहर निकल के वॉशरूम की ओर जाने लगा। अब जहाँ पर इसका कमरा था उसके ठीक सामने आंगन है और आंगन की दूसरी साइड पर वॉशरूम बना हुआ है और उसी आंगन में वो कुआं भी है जहाँ पर इन्होंने बकरे को ढक के रखा था। भाई निर्मल यहाँ अपने कमरे से बाहर निकलता है और अभी से आंगन पार करके वॉशरूम में जाना था और तभी ये देखता है कि इसकी एक बहन आंचल उस बकरे को उठा के ना सामने वाले घर की ओर भागने लगी। उस आंगन से ही एक गेट बना हुआ था जिससे बाहर निकलते हैं। निर्मल लिखते हैं कि इस टाइम पर ना मेरी बहन का हुलिया बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, पर ताजुब की बात यह है कि वो उस बकरे को उठा के बाहर भागी और किसी को घर में भनक तक नहीं लगी। अभी निर्मल हिम्मत करके वहां आंगन की गेट पर जाते हैं जिससे वो निकल के गई थी और ये क्या देखते हैं पता है? तो इनकी बहन उस बकरे को उस मुस्लिम फैमिली के घर के चौखट पर ले जाके रख देती है और उसे बीच से फाड़ कर उसका मांस खाने लगी। अब भाई ये नज़ारा देख के निर्मल की एकदम हालत खराब। ये भागते हुए सीधा अपने नानी के कमरे में जाता है। उसने नानी को उठाया कि नानी चलिए एक बार चल के देखे ना दीदी क्या कर रही है। और जब नानी उस आंगन के गेट पर पहुंची जहाँ से सामने मुस्लिम फैमिली का घर दिखता था, तो भाई ये पाती हैं कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। फिर ये लोग आंचल के कमरे में गए और ये देखते हैं कि आंचल तो अपने बेड पे सो रही है और जो वो बकरा था वो एग्जैक्टली उसी तरीके से ढक के कुएं के पास रखा हुआ था। पर यहाँ जब निर्मल और उनकी नानी आंचल के कमरे में गए थे उसे देखने के लिए, तब निर्मल ने नोटिस किया कि मेरी दीदी सो तो रही है पर उसके हाथ पर ब्लड अभी भी विजिबल था और ये ब्लड सिर्फ निर्मल को ही दिखाई दे रहा है। निर्मल यहाँ सोच में पड़ गया कि भाई ये खून का धब्बा नानी को क्यों नहीं दिख रहा है। इसको यहाँ समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और इसने ये बात नानी को डिस्क्लोज नहीं की क्योंकि इनकी नानी ना ये सब चीजों पे मानती नहीं थी। निर्मल ने सोचा कि अगर मैं नानी को बताऊंगा तो फालतू में मुझे ही डांटेंगी, पर इसे अंदर ही अंदर अपनी दीदी की फिक्र भी हो रही थी। अब जब नानी ने देखा कि भाई आंचल चुपचाप अपने कमरे में लेटी है तो ये निर्मल को डांटती है और डांट के अपने कमरे में वापस चली जाती है। निर्मल बड़ा सोच में पड़ गया भाई क्या हो रहा है। ये ना चुपचाप जाके आंचल के पास बैठ जाता है। आंचल बेड पे लेटी हुई है और ये उनके करीब बैठा हुआ है। ये बैठ के एकटक आंचल की ओर देख रहा है कि भाई क्या हुआ था अभी इसे। और इसी बीच ना आंचल अचानक उठ के बेड पे बैठ जाती है, बाल उसके एकदम बिखरे हुए और वो एकटक बस निर्मल को देख रही है। उसकी ओर एकदम क्रिपी सी स्माइल देते हुए बोलती है कि तुम क्यों बता रहे हो सबको? तुम अपनी नानी को ही बता रहे हो, मुझे ही परेशान कर रहे हो, मत करो। और उसके बाद आंचल एकदम धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगती है। निर्मल बताते हैं कि ये सब लाइंस बोलने के बाद उसके बाद जो वो बड़बड़ा रही थी ना वो बहुत स्लो आवाज में थी, तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली बोल क्या रही है। फिर निर्मल ने बहुत ध्यान से उसके और करीब जाके सुनने की कोशिश की तो इसे रियलाइज होता है कि वो जो आवाज है वो उसकी दीदी की है ही नहीं, वो कोई और ही बोल रहा है उसके अंदर से। अब ये सब देख के निर्मल वहीं फ्रीज हो गया। ये उठ के भागना चाहता था वहां से, पर इसकी बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है। उसके बाद निर्मल एकदम अनकॉन्शियस होके वहीं पे लेट जाता है। सुबह जब 9 बजे नींद खुली इसकी तो ये अपने आप को दीदी के कमरे में ही पाता है। अभी यहाँ निर्मल देखता है कि उसकी दीदी कमरे में नहीं है। ये सीधा भाग के जाता है अपने मम्मी के पास और पूछता है कि दीदी कहाँ गई। तो मम्मी बोलती है कि वहीं बाहर गई होगी। और जो इनके नानी का घर था ना, उसी घर के कंपाउंड में एक छोटी सी किराने की दुकान थी और उस दुकान के ठीक सामने वो मुस्लिम फैमिली का घर था जिसकी ओर उसकी दीदी एकटक देखे जा रही थी। अभी ये सीन देख के निर्मल एकदम शॉक हो जाता है कि भाई आखिर क्या कनेक्शन है दीदी का उस घर से। कल रात को भी वो बकरा लेके उस घर की तरफ भाग रही थी, इस समय भी बैठ के उसी घर को देखे जा रही है। ये बिना अपनी दीदी को टोके सीधा अपने कमरे में आ जाता है। निर्मल बताते हैं कि उसके बाद से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी, मुझे एकदम हाई फीवर चढ़ गया। मम्मी ने लाके दवाई भी दी पर कोई दवाई काम नहीं कर रहा था।
निर्मल को अंदर ही अंदर ये चीज खाए जा रही थी कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसी और को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, मैं ही क्यों विटनेस कर रहा हूँ इन सब चीजों को। कोई और दूसरा इसे अगर नहीं देख पा रहा है तो अगर मैं उनको बताऊंगा भी तो फिर क्या प्रूफ है, मतलब मैं कैसे उस चीज को प्रूव करूंगा। अब ये सब सोच सोच के निर्मल और ज्यादा स्ट्रेस लेने लगा। अब इसी बीच निर्मल की माँ कमरे में आती है और बोलती है कि जो वो बकरा कल रात को तुम लोग लेके आए थे उसका एक टांग गायब है, कहाँ गया। अब इससे पहले कि निर्मल कुछ भी एक्सप्लेन करता, पीछे से कृष्णा बोलता है कि अरे कोई कुत्ता उत्ता ले गया होगा, हम लोग वहाँ रख के पानी पीने गए थे तो हो सकता है उसी बीच ले गया हो कोई कुत्ता उठा के। इसके बाद निर्मल की माँ ने कोई सवाल नहीं किया और उनके जाने के बाद कृष्णा बोलता है निर्मल को कि भाई किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये सब बोलेंगे ना तो उस रास्ते से हमारा आना जाना बंद कर देंगे घर वाले। अब सुनो, अगली रात को ये सब लोग खाना खा के घर के बाहर ऐसे आग ताप रहे थे और इसी बीच जो निर्मल है ये उठ के अपने कमरे की ओर जाने लगता है। ये बोलता है कि मुझे अपना मोबाइल चार्ज करना है तो मैं अभी आ रहा हूँ चार्ज में लगा के। निर्मल जब यहाँ से उठ के अपने कमरे की ओर जाने लगा तब इसने नोटिस किया कि इसकी बहन भी उठ के इसके पीछे पीछे आ रही है। जैसे ही निर्मल को ये बात रियलाइज हुई ये वहीं पर रुक जाता है। रुक के पूछता है कि क्या हो गया, तू क्यों जा रही है उधर। तभी इस पॉइंट पे उसकी बहन निर्मल की ओर एकदम बहुत गुस्से से देखने लगी और बोलती है कि मुझे भी अपना फ़ोन चार्ज करना है। निर्मल बोलता है कि ठीक है लाओ, मैं तुम्हारा फ़ोन लगा दूंगा चार्ज में। और ये बात सुन के ना निर्मल की बहन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी उस पर कि मैं खुद जाके लगाऊंगी, तू कौन होता है, तेरी मर्जी चलूंगी क्या मैं इस घर के अंदर। और ना बहुत अजीब अजीब चीज़ बोलने लगी। तो इस पॉइंट पर जो निर्मल की मम्मी थी वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है अपनी बेटी को कि क्यों चिल्ला रही है फालतू में, ऐसे बात करते क्या अपने भाई से, चुपचाप आके बैठ यहाँ पे और फ़ोन दे दे, वो लगा देगा चार्ज में। निर्मल अपनी बहन से उसका फ़ोन लेता है और उसकी बहन चुपचाप वापस जाके उसी जगह पे बैठ जाती है जहाँ पर सब लोग बैठ के आग ताप रहे थे। निर्मल लिखते हैं कि भैया मैंने जाके पहले अपना फ़ोन चार्ज में लगाया और फिर जब अपनी बहन का फ़ोन चार्ज में लगाया तो उसका स्क्रीन ऑन हुआ और मैंने देखा कि उसकी स्क्रीन का वॉलपेपर ना, जो वो मुस्लिम घर के अंदर लड़की रहती है एक 16 साल की, उस लड़की की वॉलपेपर लगी हुई है। ये देख के भाई निर्मल एकदम शॉक्ड कि आखिर ये उस लड़की की वॉलपेपर लगा के क्यों घूम रही है। ये बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप आके अपनी जगह पे बैठ जाता है। निर्मल यहाँ बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि जिस लड़की का वॉलपेपर लगा हुआ था ना उस फ़ोन में, उसकी 5-6 दिन पहले ही डेथ हुई थी। निर्मल यहाँ एकदम डर के मारे कांपने लगा और इसी बीच निर्मल की माँ बोलती है कि अरे क्या हो गया, तू ऐसे कांप क्यों रहा है। और निर्मल बोलता है कि नहीं मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। फिर इसकी मम्मी उठ के निर्मल के पास गई उसे देखने के लिए कि क्या हो गया, तू ठीक है ना, किसी ने कुछ बोला तुझे। और तभी निर्मल की नज़र अपनी बहन पर पड़ती है। ये देखता है कि इसकी बहन एकदम गुस्से में निर्मल की ओर देखे जा रही है और इस वक्त उसका आँख एकदम लाल हो रखा है। इसी बीच निर्मल बोलता है कि अरे नहीं नहीं मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना और ठंड ज़्यादा हो रहा है तो इसकी वजह से मेरी बॉडी में शिवरिंग हो रही है। फिर इसने कृष्णा को बोला कि भाई चल अब चल के सोते हैं, मुझे नींद आ रही है। कृष्णा, पवन और निर्मल ये तीनों एक ही कमरे में सोते थे। पवन पहले से ही सोया हुआ था रूम के अंदर। ये दोनों भी जाके अपने कमरे में लेट जाते हैं और निर्मल बस वही सारी चीज़ें सोच रहा है कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है, मेरी दीदी ने उस लड़की का वॉलपेपर क्यों लगा रखा अपने फ़ोन में। यहाँ पर लेटे लेटे निर्मल ने थोड़ा बहुत बताया कृष्णा को कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। अब कृष्णा बोलता है कि अरे कुछ नहीं है, तो सब तेरा वहम है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू वो जो बकरे वाला इंसिडेंट हुआ था उस रात, उसकी वजह से तू ये सब चीज़ें सोच रहा है और अपने दिमाग में खुद ही कहानी बना रहा है। निर्मल को यहाँ समझ आ चुका था कि भाई कोई फायदा नहीं है कृष्णा को एक्सप्लेन करने से और ये भी कोई बहस ना करते हुए चुपचाप सो जाता है। अभी इनको सोए हुए कुछ ही घंटे हुए थे और इसी बीच अचानक निर्मल की आँख खुलती है। आँख खुली तो सबसे पहला ध्यान इसका घड़ी पर गया। ये देखता है कि 11:55 हो रहे हैं। फिर ये नज़र घुमाता है बेड की तरफ और इसने पाया कि कृष्णा तो लेटा हुआ है पर पवन अपनी जगह से गायब था। निर्मल अभी उठ के वहीं बाहर निकलता है कमरे से तो सामने आंगन था और ये देखता है कि उसी आंगन के कुएं के पास इसकी बहन और पवन ये दोनों आपस में बहस कर रहे थे। इसे देख के बड़ा अजीब लगा कि भाई ये दोनों इस समय क्यों ऐसे लड़ाई कर रहे हैं। ये चल के जाता है उनके पास और बोलता है कि इतनी रात को तुम लोग ऐसे क्यों हल्ला कर रहे हो, लड़ाई क्यों कर रहे हो आपस में। तब पवन ना एकदम दूसरे ही आवाज़ में बोलता है निर्मल को कि तू चला जा यहाँ से, तेरे यहाँ पर कोई काम नहीं है, हमें अकेला छोड़ दे नहीं तो बिन मौत मारा जाएगा। निर्मल लिखते हैं कि पवन के मुंह से ये लाइन सुन के इसकी एकदम रूह कांप गई क्योंकि ये पवन की आवाज़ थी ही नहीं, उसका टोन भी एकदम बदल चुका था। यहाँ निर्मल बिना कुछ रिएक्ट किए सीधा भागकर अपने कमरे में आता है। कमरे में आके इसने कृष्णा को उठाया कि भाई उठना, देखना वहाँ पे
दीदी और पवन खड़े होके क्या बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा डर लग रहा है। ये एकदम उठ के कृष्णा को हड़बड़ी में ऐसे बोलने लगता है कि भाई चल ना मेरे साथ, चल के देखना एक बार। अभी यहाँ निर्मल कृष्णा को उठा ही रहा था कि इसी बीच पवन इनके कमरे में आ जाता है। पवन ने एक बार निर्मल की तरफ देखा और चुपचाप जाके अपनी जगह पर सो गया। निर्मल ने सोचा कि भाई ये सब मैं कल सुबह डिस्कस करूंगा पवन से। ये सोच के निर्मल सोने की कोशिश करता है। 15-20 मिनट के बाद इसकी आंख दोबारा खुलती है और इसने फिर से देखा कि पवन अपनी जगह पर नहीं है। ये कमरे की खिड़की के पास खड़े होके एक टक बस वो जो मुस्लिम फैमिली का घर था ना उसकी ओर देखे जा रहा है। निर्मल उठा अपने बेड से और चुपचाप पवन के पास जाके उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोला कि पवन क्या हो गया, उधर क्या देख रहा है। अब ये लाइन सुनते ही पवन एकदम गुस्से में मुड़ा इसकी ओर और निर्मल का गला दबाने लगा। निर्मल देखता है कि पवन की आंखें एकदम लाल हो रखी है और वो एकदम गुस्सैल आवाज में बोलता है निर्मल से कि तुम मुझसे दूर रहा कर, ज्यादा हमारे बीच में मत पड़ वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। निर्मल बताते हैं कि पवन ने उसके गले को बहुत तेज चोक कर रखा था और इसी बीच निर्मल का हाथ पास में रखे गुलदस्ते के ऊपर पड़ता है। इसने गुलदस्ता गिराया जानबूझ के और उसकी आवाज सुनकर कृष्णा जग जाता है। कृष्णा यहाँ जग तो गया था पर अभी भी वो हल्के नींद में था। पवन अभी उसकी ओर देखता है एक बार और फिर निर्मल का गला छोड़ के वापस जाके अपने बेड पे लेट जाता है। अब यहाँ निर्मल और कृष्णा एक टक खड़े होके पवन की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद इनको जब रियलाइज हुआ कि पवन सो चुका है तो इन्होंने जाके थोड़ा उसका सर सहलाया, या पता नहीं इसे क्या हो रहा है। और अभी ये सर सहला ही रहे थे कि अचानक इनको अपनी दीदी के कमरे से चीखने की आवाज सुनाई देती है। अब वो चीख सुनने के बाद घर के बाकी लोग भी जग गए। ये सब निकल के सीधा उसकी दीदी के कमरे में जाते हैं और ये देखते हैं कि इसकी दीदी दोनों हाथ पैर फैला के एक टक अपने कमरे की सीलिंग की ओर देखे जा रही है और बोल रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मेरा गला छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये ना एकदम छटपटा रही थी एक तरीके से। इनकी नानी बोलती है कि क्या हो गया, तू किससे बात कर रही है, कौन है यहाँ पे। तब निर्मल की दीदी बोलती है कि वो बहुत सारे लोग मुझे आ रहे मार रहे हैं, वो मुझे अपने साथ लेके जाएंगे, मैं नहीं बच पाऊंगी। और ना बहुत गंदी तरीके से चीखने लगे। और अब इसी बीच नानी पूजा के पास रखा हुआ गंगाजल लेके आती है और वो गंगाजल निर्मल की दीदी के ऊपर छिड़क दिया। गंगाजल पड़ते ही वो वहीं पे बेहोश हो गई। अब नानी ने सबको बोला कि तुम सब जाके अपने अपने कमरे में सो जाओ, मैं आज रात को इसके पास ही बैठूंगी। अब जब सुबह हुई तो सबका बिहेवियर एकदम नॉर्मल था, सब नॉर्मली आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी बीच कृष्णा और निर्मल को पता चलता है कि भाई इनके गांव के पास जो काली माता मंदिर है वहीं पर एक ग्राउंड है और ग्राउंड के अंदर आज एक फुटबॉल टूर्नामेंट का मैच होने वाला है। ये लोग प्लान बनाते हैं कि भाई आज शाम को हम लोग मैच देखने के लिए जाएंगे। इसी बीच नानी भी इशारा करती है निर्मल को कि आंचल को भी लेके जाओ, जो उनकी बहन है। अभी इस टाइम तक नानी और बाकी घर वालों को भी थोड़ा शक हो चुका था कि इनकी दीदी और जो पवन है इन दोनों के ऊपर कोई ना कोई प्रेत आत्मा है। तो ये लोग चाहते थे कि भाई मंदिर के थोड़ा और करीब लेके जाएं इनको और वहां से फिर कुछ भी करके इनको मंदिर के अंदर ले जाके ठीक किया जाए। ये इनका प्लान था। फुटबॉल मैच देखने के लिए भेजना तो बस एक बहाना था नानी का। अब ये चारों शाम के टाइम काली माता मंदिर के पास पहुंचते हैं जहां इनको फुटबॉल टूर्नामेंट देखना था, पर मैच शुरू होने में थोड़ा सा टाइम था। तो यहाँ निर्मल बोलता है कि यार चलो थोड़ा सा काली माता मंदिर के दर्शन करके आते हैं अंदर। अब यहाँ निर्मल बताते हैं कि भैया हर बार ऐसा होता था कि मेरी दीदी जब भी मंदिर जाती थी तो सबसे पहले जाके मंदिर के अंदर वहाँ पर पूजा वगैरह करना और काली माता का चरण स्पर्श करना वो सब करती थी। पर आज मेरी दीदी और पवन दोनों मंदिर के बाहर खड़े हैं। मैं और कृष्णा पहुंचे ऊपर तो हमने मुड़ के फिर बुलाया कि अंदर आ जाओ, पर ये दोनों अपनी जगह से हिले ही नहीं। इनको शक तो पहले से था कि भाई इनके ऊपर कुछ है। अब ये शक लगभग यकीन में बदल चुका था। अब निर्मल यहाँ सीधा पंडित जी के पास जाके सारी बात बताया था कि कल 2 दिन से ऐसा ऐसा हो रहा है और मेरी दीदी और पवन बाहर मंदिर के खड़े हैं लेकिन ये लोग अंदर नहीं आ रहे, अब एक बार चल के देखिए। तब पंडित जी वहीं मंदिर के ऊपर से ही इन दोनों पे नजर डालते हैं और कुछ देर एकदम ध्यान से देखने के बाद इन्होंने निर्मल को बोला कि इन दोनों के ऊपर किसी का साया है। निर्मल बोलता है कि इनको अब मतलब कैसे ठीक करेंगे, आप कोई पूजा कीजिए इससे ये ठीक हो जाए। तो पंडित जी ने बोला कि मैं ये पूजा कल करूंगा, तुम्हें कुछ सामान का लिस्ट बना के देता हूँ, वो सब सामान और इन दोनों को लेके कल तुम मंदिर में आ जाना। तब यहाँ निर्मल बोलता है कि पंडित जी मुझे तो पहले से ही पता था कि इन दोनों के ऊपर कुछ है, पर मेरी नानी को इस बात का भरोसा नहीं है, तो आप ना पहले मेरी नानी से बात कर लीजिए, उनको बता दीजिए कि इनके ऊपर साया है, तभी मेरी नानी अलाउ करेंगे इन दोनों को और वो पूरा सामग्री लेके यहाँ पर आने के लिए।
पंडित जी ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी नानी को बता दूंगा। अब इसके बाद ये लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं और फिर सबने जाके थोड़ा सा अपना नाश्ता वास्ता खाया, इधर उधर घूमा और शाम के ठीक 4:30 बजे वो फुटबॉल मैच स्टार्ट होना था। अब इसी पॉइंट पर निर्मल की दीदी बोलती हैं कि सुनो, मुझे घर जाना है, मुझे ये सब नहीं देखना, मेरा मन नहीं कर रहा है। अब यहाँ निर्मल अपनी दीदी की बात मानते हुए इनको ले जाके घर पे छोड़ देता है। इस वक्त कृष्णा और पवन वहीं टूर्नामेंट वाली जगह पर है। घर पे छोड़ के ये वापस आया और ये तीनों बैठ के वो फुटबॉल मैच देखने लगे। अब शाम के 7 बजे अचानक से पवन बोलता है कि यार चलो, मेरा अभी मन नहीं कर रहा है यहाँ बैठने का, बहुत थक चुका हूँ, चलो यहाँ से। अब इस टाइम पर कृष्णा और निर्मल को बहुत मज़ा आ रहा था, तो कृष्णा बोलता है कि यार रुक जाना, कितना मज़ा तो आ रहा है, 8:30 तक मैच खत्म हो जाएगा, फिर चलेंगे। अब ये सुन के पवन एकदम चिढ़ जाता है। वो बोलता है इनसे कि तुम लोग आओगे या फिर मैं अकेले ही जाऊँ। अब जैसे ही कृष्णा ने लाइन सुनी वो भी बहुत गुस्सा हो गया। उसने पवन को बोला कि हाँ ठीक है, तुझे जाना है तो जा, हम तो मैच देख के ही आएंगे। अब कृष्णा की ये बात सुन के पवन सीधा वहां से घर की ओर जाने लगा और इस बार भी उसने वही खदान वाला रास्ता लिया था। निर्मल चुपचाप पवन को देख रहा है कि ये खदान वाले रास्ते से घर की ओर जा रहा है। तब इसने कृष्णा को बोला कि भाई वो अकेले जा रहा है और वैसे फिर से डर जाएगा यार, चलना हम लोग भी चलते हैं। इस पर कृष्णा बोलता है कि यार उसे जाने देना, इतना अच्छा मैच चल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के। तब निर्मल भी यहाँ कृष्णा की बात मान के वहीं बैठकर मैच देखने लगा। अब रात के 8:30 बजे जब मैच खत्म हुआ तब ये दोनों वहां से निकलते हैं अपने घर की ओर। इनको भी थोड़ा सा डर तो लग ही रहा था, भाई हमें वो खदान वाला रास्ते से जाना है और उसी रास्ते पर वो बकरे वाला कांड हुआ था जिस दिन वो पूजा था काली माता का। अब ये दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ आ रहे हैं और जहाँ पर इन्होंने पानी पिया था ना उस चापाकल पे, जब ये उसके करीब पहुंचे तब इन्होंने देखा कि भाई पवन वहीं पर बैठा हुआ है, उसका मुंह दूसरी तरफ है और वो वहां पर बैठकर वो बकरे की टांग चबा रहा था। अब भाई ये सीन देख के इन दोनों का खून सूख गया एकदम। इन्होंने सोचा कि यार ये तो अभी तक घर ही नहीं गया और ऐसे अजीब तरीके से बकरे की टांग चबा रहा है। इनको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर लगने लगा। अब थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़े होके ये लोग एक टक पवन को देखते रहे और फिर उसके बाद चल के उसके करीब पहुंचे। यहाँ पर निर्मल ने उसके कंधे पर ऐसे हाथ रख के बोला कि भाई तू गया नहीं अभी तक। तब भाई पवन इनकी ओर मुड़ता है और ये देखते हैं कि पवन की जो आंख है ये पूरी सफेद एकदम, ये जो ब्लैक पार्ट होता है ये गायब है इसकी आंख से और उसके पूरे मुंह पर हर जगह खून लगा हुआ है। अब इन दोनों को देखते ही पवन एकदम तेजी से घर की ओर भागने लगा। अब यहाँ निर्मल और कृष्णा भी उसके पीछे पीछे भागे। तब कुछ दूर आगे जाने के बाद पवन रुकता है और रुक के इनकी ओर मुड़ के बोलता है कि तुम लोग मेरा पीछा करना बंद करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तब यहाँ निर्मल बोलता है कि क्या कर लेगा तू, क्योंकि ये दोनों एकदम चिढ़ चुके थे पवन से। तब पवन यहाँ ना एक पत्थर उठा के निर्मल को मार देता है। वो पत्थर जाके सीधा निर्मल के सर पर लगती है और उसका सर फट जाता है। बहुत बुरी तरीके से ब्लीडिंग होने लगी। अब कृष्णा उसको जैसे जैसे संभालते हुए घर लेके आया और उसने उसकी मरहम पट्टी की। उस समय रात के 9 बज रहे थे और इन लोगों ने देखा कि भाई पवन चुपचाप बेड पर सोया हुआ है। अब उस रात ये दोनों एक दूसरे कमरे में सोते हैं। अगली सुबह उठते ही ये लोग पहले मार्केट जाते हैं और वहां से अपना जो भी पंडित जी ने सामान बोला था पूजा का वो सब खरीदा। इस टाइम तक पंडित जी ने भी नानी को सारी बात बता दी थी कि ऐसा ऐसा हो रखा है। सामान इकट्ठा करने के बाद इन्होंने पंडित जी को फ़ोन किया और बोला कि हमने सामान पूरा इकट्ठा कर लिया है, पूजा कब करना है। तब पंडित जी ने बोला कि मैं पूजा रात को 8 बजे शुरू करूंगा, इन दोनों को लेके मंदिर पे आ जाना। अब रात के 8 बजे निर्मल जाता है अपनी बहन और पवन के पास और बोलता है कि चलो थोड़ा सा मार्केट घूम के आते हैं। अब ये बात सुन के ना पवन और उसकी बहन दोनों मना करते थे कि नहीं हमें नहीं जाना है। तब यहाँ कृष्णा और निर्मल बहुत जिद करते हैं। इनके घर वालों ने भी बोला कि अरे चले जाओ, खा पी के आ जाओ थोड़ा सा बाहर। अब इस टाइम पर निर्मल ने अपने दोस्त की एक गाड़ी मांग रखी थी। ये सब लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं। निर्मल बोलता है कि चलते थोड़ा रेस्टोरेंट घूम के आते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा अपना और गाड़ी में बैठकर थोड़ा सा चक्कर मारेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे तैसे बोल के ये अपनी बहन और पवन को फुसला रहा था कि भाई कैसे भी करके ये बस मंदिर तक पहुंच जाए। अब यहाँ ये लोग खदान वाला रास्ता ना लेकर जो दूसरा लंबा रास्ता था ना 2 किलोमीटर वाला, उस रास्ते से मंदिर की ओर जा रहे थे। अब जैसे ही गाड़ी मंदिर के थोड़ी करीब पहुंची, भाई साहब पवन पीछे से निर्मल का गला दबाने लगता है। वो एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे नहीं जाना मंदिर के पास, गाड़ी रोक दे यहीं पे। और इसके साथ जो निर्मल की बहन थी वो भी शुरू हो गई कि मत लेके चल, प्लीज गाड़ी रोक दे, प्लीज गाड़ी रोक दे, मुझे नहीं जाना मंदिर में। अब पवन ने इतनी तेज गला दबा रखा था निर्मल का कि इसका हैंडल से हाथ छूट जाता है। इस वक्त कृष्णा जैसे तैसे हैंडल संभालते हुए गाड़ी को मंदिर के करीब पहुंचा देता है।
अब वहाँ मंदिर के बाहर ही पंडित जी और उनके कुछ शिष्य खड़े थे। ये सब लोग मिलके पवन और आंचल को पकड़ते हैं और सीधा मंदिर के अंदर लेके चले जाते हैं। अब पंडित जी ने दोनों को मंदिर के अंदर बैठाया और पूजा शुरू की। उन दोनों के आसपास जो पंडित जी के शिष्य थे वो भी खड़े थे कि भाई ये लोग कहीं इधर उधर भागे ना। और जैसे ही पंडित जी ने मंत्र उच्चारण शुरू किया, जो निर्मल की दीदी थी भाई ये लेट के अपना शरीर ऐंठने लगी। पवन को एक घेरा करके बना रखा था तो वो उसी के अंदर बैठा हुआ था, वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है। पर जो निर्मल की दीदी थी ये अपना पूरा शरीर ऐंठने के बाद वहीं खड़े होके मंदिर के प्रांगण में भागने लगी इधर उधर। कुछ देर उधर राउंड मारने के बाद ये दोबारा आके उसी जगह पे बैठ जाती है। तब पंडित जी ने पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ आंचल के शरीर पर क्या कर रही हो? और तब यहाँ आंचल ने जवाब दिया कि मैं फरीदा हूँ। ये फरीदा उसी मुस्लिम फैमिली के घर की लड़की है जिसकी 4-5 दिन पहले डेथ हो चुकी थी। फिर पंडित जी ने पूछा कि तुम आखिर आंचल के शरीर पर क्या कर रही हो? तब फरीदा बोलती है कि मेरा एक ब्रेसलेट वहाँ घर के पास गिरा हुआ था, आंचल ने वो ब्रेसलेट उठा के पहन लिया है, मैं वहीं वापस लेने आई हूँ। पर पंडित जी को ना ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने फिर पूछा उससे कि अच्छा अगर ये बात है तो तुम फिर निर्मल को क्यों चोट पहुँचा रही हो? और ऐसा पूछने के बाद पंडित जी ने अपने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। जैसे मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, आंचल और ज़्यादा छटपटाने लगी और फिर उसने बोला पंडित जी से कि आप ये थोड़ा सा बंद कीजिए, मैं बता रही हूँ सब बात। और उसके बाद इसने असली चीज़ बताई। बोलती है कि निर्मल को मैं बहुत पहले से चाहती थी, पर चूंकि ये दूसरे धर्म का था तो मैंने कभी इसको खुल के बोला नहीं और मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया क्योंकि ऑब्वियसली वो हिंदू है, मेरे घर वाले कभी राजी नहीं होंगे। मेरा ये वन साइडेड लव था। पर यहाँ मसला ये था कि फरीदा को उसका एक चचेरा भाई पसंद करता था और ये इसे शादी करना चाहता है। पर जब ये बात फरीदा ने अपने उस चचेरे भाई को बताई कि भाई मैं निर्मल को पसंद करती हूँ, तब उसका कजन भाई फरीदा को धमकी देने लगा कि अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब यहाँ होता ये है कि ये सब सुनने के बाद फरीदा अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक दिन इसने अपने घर पर बोला अपने मम्मी पापा से कि मैं थोड़ा सा बुआ के घर से घूम के आती हूँ, बहुत दिन हो गया मिले, मेरा थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो इसके मम्मी पापा थोड़े वैसे ओपन माइंडेड थे, इन्होंने बोला कि ठीक है जाओ। फरीदा चली गई अपनी बुआ के घर और इन्हीं बुआ के घर पे वो लड़का भी पहुंच गया जो इसका कज़न था। अब वहाँ आकर भी इसने फरीदा के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया कि तुम मुझसे शादी कर लो। पर फरीदा बोलती है कि नहीं, मैं निर्मल से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसने दोबारा जान से मारने की धमकी दी फरीदा को। तब फरीदा ने अपने उस कज़न से बोला कि मैं ये सब बात जाके अपने पापा को बताऊंगी। और जिस दिन वो अपने बुआ के घर से अपने घर वापस आ रही थी, उसी दिन रास्ते में फरीदा के कज़न ने उसे रोक लिया, उसे एक आइसोलेटेड जगह पर लेके गया और वहीं गला दबा के उसकी जान ले ली। निर्मल और उनके मोहल्ले के आसपास वालों को यही पता था कि भाई फरीदा अपने बुआ के घर गई थी और तबीयत खराब होने की वजह से उसकी डेथ हो गई वहाँ। पर यहाँ मसला तो कुछ और ही था भाई साहब। अब इसके कुछ दिन के बाद ही फरीदा की आत्मा को तो मुक्ति नहीं मिली थी, उसने अपने कज़न भाई की जान ले ली। अब ये दोनों के स्पिरिट भटक रही थी और जो निर्मल का भांजा है पवन, भाई साहब उस कजन लड़के की स्पिरिट पवन के अंदर आ रखी थी। पंडित जी ने फिर पूछा पवन से कि तुम कौन हो, तो उसने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं फरीदा का कज़न हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम इसके शरीर पर कैसे आ गए। तब वो बताता है, मतलब पवन बोलता है कि एक दिन ये पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था और मैंने देखा कि इसकी जो एनर्जी है काफ़ी वीक है और इसके शरीर पर आकर मैं कुछ दिन रह सकता हूँ। इसी चक्कर में मैं इसके ऊपर हावी हो गया। अब यहाँ पंडित जी को सारा मसला समझ में आ चुका था। इन्होंने अपने मंत्रों के उच्चारण द्वारा इन दोनों के स्पिरिट्स को बांधा और बाद में फिर पवन और आंचल दोनों ठीक हो जाते हैं। पर यहाँ निर्मल बताते हैं कि हमने पवन से पूछा कि तू पुलिस स्टेशन क्या करने गया था। अब पवन बोलता है कि मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं पुलिस स्टेशन गया भी था कभी। अब हो सकता है जो फरीदा के कज़न ब्रदर की स्पिरिट थी वो झूठ बोल रही हो, वो कुछ छुपाना चाहती हो। निर्मल ने बताया कि ऐसा हो सकता है कि उस कज़न ब्रदर के स्पिरिट फरीदा के घर के आसपास भटक रही हो और जब इसने देखा कि भाई फरीदा ने आंचल के शरीर को अपना ठिकाना बना लिया है तो मैं भी क्यों ना इनके ही घर के किसी लड़के को कैप्चर करूं। एक घर में रहेंगे तो हम फिर से थोड़ा नज़दीक आ सकते हैं। और यही सोचकर फरीदा के कज़न ने पवन के शरीर को अटैक किया। फिलहाल वहाँ मंदिर में पूरा झाड़ फूक करने के बाद पंडित जी ने कांसे के लोटे में जल रखा था, वो जल उठा के इन दोनों को पिलाया। इसके बाद पंडित जी, उनके शिष्य कृष्णा और निर्मल, ये सब लोग मिलके इन दोनों को लेके इनके घर पे वापस आते हैं। इसके बाद से ही फरीदा या उसके कज़न के स्पिरिट ने किसी को भी परेशान नहीं किया। तो यार ये थी पूरी कहानी। मतलब प्रेम किस लेवल तक लेके जा सकता है पागलपन को, ये उसका एग्जाम्पल था।
और आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।